नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन का आह्वान। आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने चीन के सीमा कानून की आलोचना करते हुए कहा, एक पक्षीय निर्णय से आपसी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाये का भुगतान करने को कहा। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम श्रीलंका का सामना ऑस्ट्रेलिया से। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन पर जोर दिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, समुद्री कानून से संबंधित संयुक्त राष्ट्र घोषणा और कोरियाई प्रायद्वीप सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। श्री मोदी ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया और भारत के अभियानों की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये आयोजन महत्वपूर्ण रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा के लिए देशों को एक साथ लाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल रूप से आयोजित आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी ब्रुनई के सुल्तान के निमंत्रण पर शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भी भाग ले रहे हैं। आसियान भारत शिखर सम्मेलन हर वर्ष आयोजित किया जाता है और ये सम्मेलन भारत और आसियान को उच्चतम स्तर पर भागीदारी का अवसर देता है। एक रिपोर्ट। 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। साथ ही कोविड-19 तथा स्वास्थ्य, व्यापार और वाणिज्य, संपर्क तथा शिक्षा और संस्कृति सहित प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा कोविड महामारी के बाद आर्थिक सुधारों सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी साझा भौगोलिक, ऐतिहासिक और सामाजिक विकास के मजबूत नींव पर खड़ी है। आसियान भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत प्रशांत क्षेत्र के व्यापक दृष्टि का केंद्र है। वर्ष 2022 में आसियान भारत संबंधों के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं। भारत और आसियान में अनेक संवाद तंत्र हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं, जिनमें एक शिखर सम्मेलन, मंत्री स्तरीय बैठकें और वरिष्ठ अधिकारियों के बैठकें शामिल हैं। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।
यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी के निमंत्रण पर रोम में 30 से 31 अक्टूबर तक G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन में G20 देशों, यूरोपीय संघ और अन्य आमंत्रित देशों के नेता और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के मौके पर इटली के प्रधानमंत्री सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ग्लासगो रवाना होंगे। जलवायु सम्मेलन ब्रिटेन की अध्यक्षता में 31 अक्टूबर से 12 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में उभरा है और यह इस समूह की 8वीं बैठक होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। वर्ष 2023 में भारत पहली बार G20 सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा। इस साल इटली के नेतृत्व में आयोजित इस शिखर सम्मेलन का विषय है जनता, पृथ्वी और समृद्धि। सम्मेलन में कोविड महामारी से उभर रहे क्षेत्रों, वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने, अर्थव्यवस्था में सुधार, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, सतत विकास और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा होगी। वहीं ग्लासगो में प्रधानमंत्री विश्व नेताओं के जलवायु परिवर्तन से संबंधित 26वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। जलवायु परिवर्तन के विषय पर उभरा यह वैश्विक मंच इस बार पेरिस के समझौते को पूरा करने से जुड़े दिशा निर्देशों को अंतिम रूप देने पर काम करेगा। साथ ही जलवायु वित्तीय संग्रहण, प्रौद्योगिकी का विकास और हस्तांतरण तथा पेरिस समझौते के अंतर्गत बढ़ते वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने से जुड़े तय लक्ष्यों पर भी काम करेगा। दिवाकर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में पर्यावरणविद डॉक्टर C.K. वार्ष्णेय ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन के बारे में भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। India has been very straightforward and taking very forward-looking decisions. We have got Global Alliance, which ultimately also got the UN, I should say, approval. And for that, India has also proposed one sun, one world, one grid. Now, this kind of an proposal is something which requires commitment from the countries. For this, as it will have a great impact in reducing carbon emission. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। खुजली झटपट दूर करे, लोशन। वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने चीन के नए सीमा कानून लाने के एक पक्षीय निर्णय पर चिंता व्यक्त की है। इससे सीमा प्रबंधन पर वर्तमान द्विपक्षीय सहमति और सीमा पर प्रभाव पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत आशा करता है कि चीन इस नए एकपक्षीय अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करने से बचेगा, जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति में एक तरफा परिवर्तन हो सकता है। श्री बागची ने कहा कि भारत इस बात से अवगत है कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया भूमि सीमा कानून पारित किया था। इस अधिनियम में कहा गया है कि अन्य बातों के अलावा भूमि सीमा मामलों पर आपस में कुछ देशों द्वारा स्वीकृत या ऐसे देशों द्वारा की गई संधियों का चीन पालन करता है। इस अधिनियम में सेना क्षेत्रों में जिलों का पुनर्गठन किए जाने का भी प्रावधान है। श्री बागची ने कहा कि भारत और चीन ने अभी सीमा से संबंधित मुद्दों का समाधान नहीं किया है। भारत ने कल सतह से सतह पर मार करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मिसाइल का परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का निशाना बेहद सटीक है और ये 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसमें 3 चरणों के ठोस ईंधन वाले इंजन का उपयोग किया जाता है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से महाटीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर लोगों को टीके लगाएंगे। श्री मांडविया ने नई दिल्ली में विज्ञान भवन में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान कोविड टीकाकरण अभियान और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन पर भी चर्चा हुई। ये मिशन सोमवार को शुरू किया गया था। बैठक के बाद श्री मांडविया ने कहा कि देश के 48 जिले ऐसे हैं जहां पात्र आबादी के 50% से भी कम लोगों ने पहला टीका लगवाया है। देश में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 4 करोड़ 8 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 72 करोड़ 50 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका और 31 करोड़ 57 लाख से अधिक लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 48 लाख से अधिक टीके लगाए गए। इस बीच कल 13,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 1,62,661 कोविड रोगियों का उपचार किया जा रहा है, जो पिछले 242 दिनों में सबसे कम है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.19% हो गई है, जो पिछले मार्च से अब तक की सर्वाधिक दर है। टीकाकरण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक वीडियो गीत जारी किया है। पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन का आह्वान आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने चीन के सीमा कानून की आलोचना करते हुए कहा, एक पक्षीय निर्णय से आपसी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई। वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाये का भुगतान करने को कहा। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम श्रीलंका का सामना ऑस्ट्रेलिया से। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मात नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया है कि एयर इंडिया से खरीदी गई सभी टिकटों के बकाया का भुगतान करें। एयर इंडिया की ओर से हवाई टिकटों की खरीद पर कर्ज की सुविधा रोक देने के बाद ये निर्देश जारी किया गया है। भारत सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश का निर्णय लिया है और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया चल रही है। सरकार ने सरकारी विमानन सेवा एयर इंडिया के नीतिगत विनिवेश के लिए टाटा सन्स के साथ समझौता किया है। एयर इंडिया के लिए टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई थी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने आयातित उर्वरकों पर देश की निर्भरता कम करने और देश में उत्पादन बढ़ाने के भारत के आत्मनिर्भर अभियान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
बेंगलुरु में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने बताया कि देश में नैनो यूरिया की शुरुआत उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि से इसके आयात पर देश की निर्भरता कम हुई है। देश के अंदर 6 यूरिया प्लांट बंद पड़े हुए थे, उसको चालू करने का काम मोदी जी का सरकार किया है और नैनो यूरिया देश के अंदर संशोधन होकर के आज कमर्शियल प्रोडक्शन भी हुआ है और उसका उपयोग अपना फार्मर्स भी कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाले दिनों में नैनो डीएपी भी हम लोगों का संशोधन में अभी चल रहा है, उसका भी अच्छा सफल प्रयोग हो रहा है, उसके अंदर भी हम लोग आत्मनिर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा अदर कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर के अंदर भी हमारा उत्पादन बढ़े, इस ढंग का भारत सरकार का अनेक पॉलिसी लेकर के आए हुए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर पेगासस विवाद में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि न तो कांग्रेस और न ही राहुल गांधी इस मुद्दे पर अदालत गए। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने इस मामले की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाने की मांग करते हुए शपथ पत्र दिया था, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। जहां तक राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, विडंबना यह है कि राजनीति में उनकी इंटरेस्ट है नहीं, तो किस प्रकार से दूर खड़े होकर केवल भ्रम की राजनीति करना और देश में एक झूठे नैरेटिव को फ्लोट करना, वैमनस्यता पैदा करना, ये प्रयास कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी के हर विषय में रही है। और हर विषय में भारतीय जनता पार्टी को वो कितने भी कटघरे में खड़े करने की कोशिश करे, चाहे वो रफाल का विषय हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, जो लोग डेमोक्रेटिक प्रोसेस और सत्यता पे विश्वास करते हैं, सत्य की ही जीत होती है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष का कहना सही साबित हुआ है। उन्होंने इस पर सरकार की आलोचना की। उच्चतम न्यायालय ने कल पेगासस जासूसी उपकरण के कथित उपयोग की जांच के लिए 3 सदस्यों की विशेषज्ञ समिति गठित करने का आदेश दिया। लोकसभा की 3 सीटों और 14 राज्यों में विधानसभा की 30 सीटों के उपचुनाव के लिए शनिवार को मतदान होगा। इन सीटों के लिए प्रचार कल समाप्त हो गया। लोकसभा उपचुनाव मध्य प्रदेश में खंडवा, हिमाचल प्रदेश में मंडी और दादरा नगर हवेली सीट के लिए कराया जा रहा है। विधानसभा उपचुनाव असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय की 3-3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2-2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना की 1-1 सीट के लिए हो रहा है। मध्य प्रदेश में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मध्य प्रदेश की इन सभी 4 सीटों पर कुल 26,50,000 से ज्यादा मतदाता 48 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। सबसे ज्यादा 16 उम्मीदवार खंडवा और रैगांव में हैं, जबकि पृथ्वीपुर में 10 और जोबट में 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक चारों सीटों के लिए कुल 3,944 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 16,000 सुरक्षा कर्मियों सहित करीब 26,000 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। राज्य में अब तक 7.25 करोड़ रुपए की शराब, नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। चुनाव आयोग को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब तक 110 शिकायतें भी मिल चुकी हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आतंकरोधी दस्ते ने मानव तस्करी से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह म्यांमार और बांग्लादेश से लोगों को अवैध रूप से भारत लाता था और उन्हें फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हिंदू नाम वाले पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड जैसे भारतीय पहचान पत्र दिलवाने में मदद करता था। एटीएस ने कल दीनदयाल उपाध्याय नगर से गिरोह में कथित रूप से शामिल 3 बांग्लादेशी नागरिकों सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। तमिलनाडु ने केरल सरकार को सूचित किया है कि कल सुबह 7 बजे मुल्ला पेरियार बांध के स्पिलवे शटर से पानी छोड़ा जाएगा। केरल के सिंचाई मंत्री रोशी ऑक्सटाइन ने एक फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि यदि जलाशय में जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो पानी छोड़ा जाएगा। T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप 1 में आज ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका आमने सामने होंगे। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को हराया था, जबकि श्रीलंका ने बांग्लादेश को मात दी थी। ग्रुप 2 के मैच में कल नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। ग्रुप 1 के मैच में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया। आकाशवाणी से 2020 विश्व कप के मैचों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जा रहा है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। भारत माता पूजा बेदी तले फूटे थे जैसे निवेदिता नामे ए जगत जाने भारत भूतल ही माता। आज 28 अक्टूबर को क्रांतिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता सिस्टर निवेदिता की जयंती है। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया था। आयरलैंड में 28 अक्टूबर 1867 में जन्मी निवेदिता का असली नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। निवेदिता के दादा जॉन नोबेल, पिता सैमुअल रिचमंड और उनके नाना हैमिल्टन आयरिश स्वाधीनता संघर्ष के अग्रणी सेनानी रहे। कॉलेज की पढ़ाई के बाद 1884 से 1894 तक उन्होंने अध्यापन किया। 1895 में लंदन में स्वामी विवेकानंद से मुलाकात ने उनकी सोच और जिंदगी बदल दी। विवेकानंद से प्रभावित होकर वे 1898 में कलकत्ता पहुंची और न सिर्फ यहीं की होकर रह गईं, बल्कि भारतीयता की प्रतिमूर्ति बन गईं। 25 मार्च 1898 को जब उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया तो विवेकानंद ने उन्हें निवेदिता नाम दिया, जिसका अर्थ होता है प्रभु के लिए समर्पित। मई से अक्टूबर 1898 के दौरान सिस्टर निवेदिता ने स्वामी विवेकानंद के साथ अल्मोड़ा और कश्मीर की यात्रा की। कश्मीर में जब उन्होंने ब्रिटिश सरकार की कारगुजारियां देखी तो वे इस नतीजे पर पहुंची कि विदेशी शासन के खात्मे के बिना भारत की मुक्ति नहीं है। दरअसल अंग्रेज सरकार ने मठ और संस्कृत कॉलेज के लिए विवेकानंद को जमीन सौंपने की अनुमति कश्मीर के महाराजा को नहीं दी। मार्च 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो सिस्टर निवेदिता ने नौजवानों का समूह बनाया और राहत कार्यों में जुट गईं। जून 1899 के मध्य में निवेदिता इंग्लैंड पहुंची। बाद में वे अपने स्कूल के लिए फंड जुटाने के लिए लेक्चर टूर पर अमेरिका गईं। इस दौरान बोस्टन में उनकी मुलाकात बिपिन चंद्र पाल से हुई। इंग्लैंड में सिस्टर निवेदिता के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार हुआ, लेकिन इसने उन्हें और ज्यादा क्रांतिकारी बना दिया। 1902 में भारत लौटने के बाद चेन्नई में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके भाषण को खूब सराहा गया, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उन्हें प्रतिबंधित कर दिया। कलकत्ता में निवेदिता गर्ल्स स्कूल को वे स्वयं संचालित करती थी, जो देश भर के राष्ट्रवादी संस्थानों के लिए शानदार उदाहरण रहा। सिस्टर निवेदिता ने स्कूल के लिए सरकारी सहायता लेने से मना कर दिया था। उन्होंने स्कूल में दैनिक समाचार पत्रों में वंदे मातरम ऐसे समय शुरू कराया जब सार्वजनिक रूप से देशभक्ति के गीत गाना अपराध था। उन्होंने स्कूल में स्वदेशी और चरखे की शुरुआत भी कराई। 1902 में जब वायसराय लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में बाधा डालने के लिए यूनिवर्सिटी कमीशन नियुक्त किया तो सिस्टर निवेदिता ने इसके विरोध में लिखा। इस दौरान उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कृति के बारे में व्याख्यान देने के लिए देशव्यापी यात्रा की। उन्होंने युवाओं से देश हित के लिए निस्वार्थ सेवा करने की अपील की। 1906 से 1907 तक वो पत्रकारिता में व्यस्त रहीं। प्रबुद्ध भारत में संपादकीय लिखने के अलावा उन्होंने संध्या, द डॉन और न्यू इंडिया जैसे प्रकाशनों में भी योगदान दिया। सिस्टर निवेदिता ने भारत के बाहर क्रांतिकारी पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था की और उनके भारत में वितरण का इंतजाम भी किया। उन्होंने विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों को संगठित भी किया। जब सिस्टर निवेदिता 1909 में भारत लौटी तो उनके ज्यादातर सहयोगी जेल में थे। 13 अक्टूबर 1911 को 43 वर्ष की उम्र में दार्जिलिंग में सिस्टर निवेदिता का निधन हो गया। दार्जिलिंग के विक्टोरिया फॉल्स में उनके स्मारक पर ये शब्द उत्कीर्ण हैं, यहाँ सिस्टर निवेदिता विराजमान है,
जिन्होंने भारत के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। निवेदिता नामे ए जगत जाने भारत भूतल ही मात्र। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में बृहस्पतिवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों की वीर गाथा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा, जबकि चेन्नई और कोलकाता में बादल छाने और वर्षा की संभावना है। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, गिलगित, लेह और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी, आइजॉल, इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, ईटानगर, अगरतला और गंगटोक में सामान्य रूप से आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। विशाखापट्टनम, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और पुद्दुचेरी में बादल छाए रहेंगे। 1 या 2 बार वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। प्रियंका, बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी विमलेंदु, जनसत्ता की बड़ी खबर है। चीन के भूमि सीमा कानून पर भारत का एतराज। विदेश मंत्रालय ने कहा, सीमा प्रबंधन पर दोनों पक्षों की वर्तमान व्यवस्था प्रभावित होगी। चीन को कानून के परिप्रेक्ष्य में ऐसा कोई कदम उठाने से बचना चाहिए जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों में स्थिति में एक तरफा ढंग से बदलाव आ सकता हो। दैनिक भास्कर की खबर है, कट्टरपंथी नेता की रिहाई के लिए पाकिस्तान में हिंसा जारी, 3 पुलिस वालों की मौत, नेता की रिहाई और फ्रांसीसी राजदूत का निष्कासन न होने पर भड़के कट्टरपंथी। इस्लामाबाद सील, 3 शहरों में इंटरनेट बंद। दैनिक जागरण का शीर्षक है, जल्दी ही बड़े बैंक में तब्दील हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। देश के दूर दराज इलाकों में असंगठित क्षेत्रों में कामगारों और ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए पहली बार 10 कंपनियों को लघु वित्त बैंक का लाइसेंस दिया गया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रयास पर नवभारत टाइम्स का कहना है, फॉर्म 26AS में शामिल होगा विदेश में मनी ट्रांसफर और म्यूचुअल फंड का ब्यौरा। टैक्स पोर्टल पर ऑडिट रिपोर्ट भी होगी जमा। प्रसिद्ध गांधीवादी डॉक्टर SN सुब्बाराव के निधन पर स्मृति शेष में हिंदुस्तान लिखता है, गांधीवादी सुब्बाराव ने चंबल के 600 से ज्यादा डकैतों को कराया था आत्मसमर्पण। साथियों के बीच भाईजी के नाम से मशहूर डॉक्टर सुब्बाराव 13 वर्ष की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। जनसत्ता की अहम सुर्खी है, प्राकृतिक आपदाओं से भारत को सालाना $87 अरब की क्षति। संयुक्त राष्ट्र मौसम एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्राकृतिक आपदाओं और जलवायु परिवर्तन से पूरे एशिया में हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों विस्थापित हुए और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। राजस्थान पत्रिका जय विज्ञान शीर्षक से लिखता है, दृष्टिहीनों के लिए विशेष चश्मा तैयार, देख सकेंगे तस्वीर। स्पेन के वैज्ञानिकों ने खोजी न्यूरॉन्स को सक्रिय करने की तकनीक, दिमाग में लगी चिप से एक्टिव होते हैं विजुअल कोर्टेक्स। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और जलवायु से जुड़ी जीवन शैली के बीच बेहतर संतुलन का आह्वान। आज आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। G20 और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री आज रात इटली और ब्रिटेन की 5 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। भारत ने चीन के सीमा कानून की आलोचना करते हुए कहा, एक पक्षीय निर्णय से आपसी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता है। भारत ने सतह से सतह पर मार करने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान शुरू करेगी। कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 1 अरब 4 करोड़ से अधिक टीके लगाए गए।
स्वस्थ होने की दर 98.19% हुई और वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों को एयर इंडिया के बकाये का भुगतान करने को कहा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।